नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊंगा कि यूपी एनएचएम सीएचओ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं, और उस सब्जेक्ट को पूरा मैं थ्योरी के माध्यम से और एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से आपको दोनों करवाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस चैप्टर को कवर करके दिखाएंगे, जो कि आपको हमारा यहाँ से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड जो भी हमारा चैप्टर है, यहाँ से आपके 5 नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 5 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। वही मैं आप सभी लोगों को करवाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीएचओ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको एग्जाम से पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है वह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिजा का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आप सभी लोग का जो यूपी एनएचएम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपको जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सर्वेट ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उसको मैं यहाँ से आप सभी लोग का करवा देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एलिसा का अर्थ एंजाइम संलग्न प्रतिरोधक शोषक अमापन है। एलिसा तकनीक से रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। एलिसा प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि की उपस्थिति में या रोग जानकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षा की पहचान के आधार पर की जाती है। तो जो इसका स्पष्टीकरण है दोस्तों, वह भी आपके सामने है। एलिसा प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बंधन का पता लगाने के लिए एक एंजाइम का उपयोग करती है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी के लिए कौन सा जो एंजाइम है वो उपयोग करता है। तो यहाँ से आप सभी लोग जो एंजाइम का उपयोग करता है, उसको यहाँ से राइट आंसर पे लगा सकते हैं। एंजाइम एक रंगहीन क्रियाधार को एक रंगीन उत्पाद में परिवर्तित करता है, जो कि एजी-एबी बंधन की अनुपस्थिति को दर्शाता है। एक एलिजा का उपयोग नमूने में प्रतिजन या प्रतिरक्षी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, या इस बात पर निर्भर करता है कि परीक्षण कैसे किया गया है। एलिसा को 1970 में विकसित किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एलिसा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका 1970 में इसे तेजी से स्वीकार किया गया था। एलिसा का उपयोग एड्स के निदान के लिए किया जाता है। एलिसा का कार्य सिद्धांत प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बन सकते हैं, वो भी मैंने करवा दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है। तो दोस्तों, जो आपका मलेरिया परजीवी है, उसको आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ से जो आपका प्लाज्मोडियम है, यहाँ से जो आपका हो जाता है, इसका मलेरिया का परजीवी का नाम आपका यहाँ से प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मलेरिया से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जो कि यूपी एनएचएम के ये सारे फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको जो इसका एडवांस डिटेल है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाईमैक्स के कारण होता है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से फैलता है। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं, हृदय और प्लीहा पर हमला करता है। मलेरिया के इलाज के लिए कोई प्रभावी टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। एकमात्र स्वीकृत वैक्सीन आरटीएस और यस है। तो दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया की वैक्सीन का क्या नाम है। तो यहाँ से आप इसका राइट आंसर यहाँ से दे सकते हैं, जिसे व्यापारिक नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता बहुत कम होती है। मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ हाइड्रोक्सीक्विनोन और क्विनैन है। मलेरिया रोधी दवाओं का प्रतिरोध पुनरावृत्ति समस्या है। पिछली पीढ़ियों की दवाएं जैसे क्लोरोक्विनीन और सल्फाडाइक्सिन पायरामाइथाइन एसपी के लिए पी फाल्सीफेरम मलेरिया परजीवी का अनुरोध उसके बाद 1950 और 1960 के दशक में व्यापक हो गया। तो दोस्तों, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी दवाइयों से रिलेटेड बनते हैं, वो यहाँ से आप सभी लोग देख लीजिए। एनोफ्लीज मच्छर का एक वंश है, जिससे पहली बार 1818 में जे.डब्ल्यू. मोगेन द्वारा पुंगड़ित और नामित किया गया। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया की वाहक है। जब वह रोगी से खून चूसती है और दूसरे व्यक्ति को काटती है, तब मलेरिया संक्रमित होता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मलेरिया है वह किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो यहाँ से उसका राइट आंसर आप सही लोग दे सकते हैं। उसके बाद किस प्रकार से मलेरिया जो फैलाव होता है, तो यहाँ से आप उसको राइट आंसर यहाँ से दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मैं क्लियर करवा रहा हूँ, जो कि पूरा थ्योरी बेस्ड पूरा सब कुछ करवा रहा हूँ। इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपसे दोस्तों मिस ना होने पाए।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का कार्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से जो आपके आशा का कार्य कौन सा नहीं है वह दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ से प्रसव पूर्व देखभाल की जांच के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ती है। तो एकदम सही है दोस्तों, एकदम सही आपका आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था का पता लगाने के लिए गर्भावस्था परीक्षण का किट का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। पोषण और टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये भी आशा का काम है, यहाँ से राइट हो जाएगा। बच्चे के प्रसव का संचालन करना, तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये एकदम रॉन्ग है। इसलिए दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके जो की पॉइंट हैं दोस्तों आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार के मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कार्यक्रम को 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य परिणामों के सुधार करना था। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों से पूछ सकता है कि जो आशा का कार्यक्रम है, जो उनकी शुरुआत है वह किस वर्ष से हुई थी। तो यहाँ से जो 2006 है आप एकदम राइट आंसर यहाँ से दे सकते हैं। विशेषकर महिलाओं और बच्चों के बीच भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करना इसका जो लक्ष्य था। आशाओं को भर्ती किया जाता है और इनके स्वयं में समुदायों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाता के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं वो भी आप यहां से देख लीजिए। नई गर्भधारण, जन्म और मृत्यु की पहचान और पंजीकरण करना, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और सहायता के लिए समुदाय को जुटाना, परामर्श देना और उसका समर्थन करना, बीमारी के मामले की पहचान करना, प्रबंधन करना और उनका जिक्र करना, घर के दौरे, प्राथमिक चिकित्सा और टीकाकरण सत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण का समर्थन करना, डेटा को बनाए रखना और सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं में भाग लेना। तो दोस्तों ये आपके आशा कार्यकर्ता के जो काम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देखना है और ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारक होता है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों का जो यहाँ से निम्नलिखित में से मानव का जीवाणु का जो आपका कारक होता है, रोग होता है दोस्तों, वह आप टाइफाइड यहाँ से आप सभी लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टाइफाइड के ही कारण जो आपके यहाँ से मानव का रोग जीवाणु कारण होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका टाइफाइड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण है और तेज बुखार, दस्त और उल्टी का कारण बन सकता है और घातक हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके टाइफाइड के लक्षण पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं, जो कि थ्योरी के माध्यम से पूरा आपको क्लियर कर रहे हैं। यह जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के नाम से होता है। टाइफाइड बुखार एक प्रकार का आंत ज्वर है, साथ में पैरासाइट बुखार भी होता है। संक्रमण अक्सर दूषित भोजन और पीने के पानी से होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संक्रमण वह किस प्रकार से फैलता है। तो दोस्तों यहाँ से आप आंसर में दूषित भोजन और पानी को यहाँ से दे सकते हैं। यह उन जगहों पर अधिक प्रचलित होता है जहाँ बार बार हाथ धोना कम होता है। ब्रिटेन में टाइफाइड बुखार असामान्य, हर वर्ष अनुमानित 500 मामले सामने आते हैं। टाइफाइड की रोकथाम के लिए उपयोग किए गए टाइफाइड के 2 टीके को लाइसेंस दिया गया है, ओरल TY21A वैक्सीन और इंजेक्टेबल टाइफाइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके वैक्सीन के नाम दिए गए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे इस वैक्सीन का नाम दे देगा और उससे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि यह जो वैक्सीन है वह किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका टाइफाइड होगा इस समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जीवाणु मानव स्वास्थ्य के अंदर हमारी त्वचा पर, हमारे बालों में और अन्य सतहों पर भी पाए जाते हैं। हमारे पेट या पेट के अंदर जीवाणु अच्छे जीवाणु होते हैं और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे अंदर जीवाणु अवश्य होने चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जो मैंने आपको दे दी। यहाँ से जो मानव जीवाणु रोग होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ से कुछ बता देना चाहता हूँ। यहाँ से जो आपकी फुफ्फुसीय तपेदिक होती है दोस्तों, वह आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। हैजा जो होता है दोस्तों, वह आपके विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद दोस्तों प्लेग जो होता है आपका येनेर्सिया पेस्टिस के कारण होता है। कुष्ठ रोग जो होता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसाई, जिसे लेप्रोसी भी कहा जाता है, इस जीवाणु के कारण होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवाणु है जो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं और 100% आएंगे। इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए पूरा लास्ट तक देखिए। यदि एक बार देखने में नहीं समझ में आता तो दोबारा आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस वायरस HAV के कारण यकृत की सजन है। विषाणु मुख्य रूप से तब फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति के मल को दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस ए किस प्रकार से है, क्या कारण है, सारी चीज़ें यहाँ से आपको नोट डाउन भी कर लेना है।
खसरा मोर विली विषाणु के कारण होता है, जो ज़्यादातर सर्दियों और वसंत ऋतु में देखा जाता है। यह एक विषाणु के कारण होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, जो संक्रमित बच्चे या वयस्क के नाक और गले में प्रतिलिपि बनाता है। यह एक संक्रमित बच्चे के हवाई बूंदों के माध्यम से फैलता है। और दोस्तों, पोलियो के माध्यम से भी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको भी देख लीजिए। पोलियो विषाणु से होने वाली बीमारी है। विषाणु मुंह और नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, पाचन और श्वसन तंत्र में प्रवेश करता है। यह गले और आंतों में गुणा करता है। यह तंत्रिका तंत्र पर भी हमला कर सकता है। तंत्रिका नेटवर्क को मस्तिष्क से शरीर के अलग हिस्सों में संवाद करने में मदद करता है। यह ज़्यादातर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में होता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके राइट आंसर में आपको यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोलियो से भी आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ से एडिशनल जो जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कितनी संख्या के अंदर स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का यहाँ से जो 20 से 30 हज़ार जनसंख्या के अंतर्गत यहाँ से एक पीएचसी का निर्माण जो किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो यूपी एनएचएम एसटीएस के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, और 100% इसमें पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ से आप सभी लोगों को करवा दिया है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि पीएचसी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ से इसको आपको देख लेना है। पीएचसी का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुलभ, सस्ती और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करना है। सामुदायिक और डॉक्टर के बीच पहला संपर्क बिंदु है। 6 उप केंद्रों के साथ निर्देश परत रेफरल केंद्र होता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो पीएचसी है उसका फुल फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें दोस्तों आपको 1 रुपए की पर्ची के माध्यम से आप फ्री में यहाँ से इलाज करवा सकते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों, जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है, क्या बिंदु है, क्या कितना केंद्र सरकार और राज्य सरकार निवेश है, सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाएगी। ये पीडीएफ दोस्तों मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से भी आप इसको नोट डाउन और रीड कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइफाइड और यक्ष्मा किस प्रकार के रोग होते हैं। तो दोस्तों, जो आपका टाइफाइड और यक्ष्मा होता है, यह आपका जीवाणु युग प्रकार से यहाँ से जो आपके रोग होते हैं। तो इस प्रकार से जीवाणु के माध्यम से यह आपका जो टाइफाइड है या फैलता है। अभी आप सभी लोगों को पहले ही क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया है, और जीवाणु के बारे में भी विशिष्ट यहाँ से चर्चा की गई है। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ से आपका जीवाणु हो जाएगा। टाइफाइड और यक्ष्मा जीवाणु युग रोग है। जीवाणु रोग जीवाणु के कारण होने वाले किसी भी प्रकार का रोग है। जीवाणु युग रोग तब होते हैं जब रोग जनक जीवाणु शरीर में बाहर पहुँच जाते हैं और प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। हानिकारक जीवाणु शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले विषाणु पदार्थों का भी उत्सर्जन कर सकते हैं। विभिन्न जीवाणु युग रोग जैसे हैजा, यक्ष्मा, टाइफाइड, प्लेग और डिप्थीरिया, टेटेनस, कुकुर खांसी आदि है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके पूछ सकता है कि जीवाणु युग रोग कौन कौन से है। तो यहाँ से कुछ रोगों के नाम आपके दिए गए हैं, यहाँ से आप सभी लोगों को नोट डाउन और अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। उसके बाद आपका जो यहाँ से रोग दिया गया है, इसके जो कारक है, किस कारक से या जो रोग फैलता है, उसको भी यहाँ से डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारा हैजा रोग है वह आपका विब्रियो कोलेरा हैजा नामक जीवाणु के माध्यम से फैलता है। इसको अभी हमने देखा है। उसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से देख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, वयस्कों में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम कितने महीनों में होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का यहाँ से जो आपका 0, 1 और 6 महीने के बीच में यहाँ से इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद जो टीकाकरण किसी विशेष संक्रामक रोग के खिलाफ सक्रिय अधिकृत प्रतिरक्षा के रूप में वर्णित किया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका जो आपका होता है वह हेपेटाइटिस बी वायरस के विरुद्ध मार्ग अंतःपेशीय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। टीकाकरण कार्यक्रम 3 टीके अर्थात शिशुओं में 0, 6 और 14 सप्ताह के बीच में यहाँ से जो टीकाकरण है वह किया जाता है। उसके बाद बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिए यह 0, 1 और 6 महीने होता है, जो कि आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ से बात की है। उसके बाद यहाँ से आप सभी लोगों का जो टीका है वह किस प्रकार से दिया जाता है। तो खसरा के लिए दोस्तों आपका यहाँ से VCG का टीका जो कि दिया जाता है, जो कि आपका रोटा वायरस और विटामिन A के संक्रमण को रोकता है। यहाँ से आपका जो
OPV है, इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर की जाती हैं। उसके बाद जो आपकी बूस्टर जानकारी है यहाँ पर आपको दे देना चाहते हैं कि भारत में प्रावधान के अनुसार जन्म के 48 घंटे के भीतर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस टीके को बच्चों को सर्वप्रथम लगाया जाता है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है आपके सामने आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से जो भूकंप होता है उसको मापने के लिए हम यहाँ से सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका जो भूकंप है एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की भूपटल को अचानक कंपन या झटके आना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी की पपड़ी विभिन्न आकारों में विभिन्न भागों में बनी होती है, उन्हें प्लेट कहा जाता है। दुनिया में ज़्यादातर भूकंप प्लेट के हिलने डुलने के कारण आते हैं। सिस्मोग्राफी भूकंप के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सिस्मोलॉजी है वह भूकंप का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो भूकंप के अध्ययन को यहाँ से सिस्मोलॉजी कहा जाता है, इसलिए रिएक्टर स्केल और मार्केनी स्केल भूकंप तीव्रता को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भूकंप है उसको नापने के लिए किस रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपके मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आप सभी लोगों का यहाँ से रिएक्टर स्केल और मार्केनी स्केल एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कुछ एडिशनल जानकारी है जो आपको दे देना चाहते हैं, जैसे कि एमीटर जो है दोस्तों वह आपका विद्युत धारा को नापता है। ग्लूकोमीटर है जो आपके मधुमेह जो कि आपकी यहाँ से मधुमेह जो आपका रक्त ग्लूकोज जिसे दोस्तों आप सभी लोग शुगर की बीमारी कहते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर जो होता है दोस्तों आपके दूध का विशिष्ट गुरुत्व यहाँ से जांचता है। पारा जो बैरोमीटर होता है दोस्तों वह आपका वायुमंडलीय दाब को नापता है। ओडोमीटर जो यात्रा की दूरी को मापता है। पायरोमीटर उच्च तापमान, थर्मामीटर तापमान, जायरोमीटर किण्वन और वाल्ट मीटर आपके विद्युत विभव वोल्टेज को नापता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर आप सभी लोगों के सामने, तो दोस्तों यहाँ से आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके यहाँ से क्लेमाइडा हो गया, यहाँ से गोनोरिया हो गया, ये आपके यहाँ से इसके रोग होते हैं। बाकी यहाँ से हेपेटाइटिस बी भी यहाँ से रोग होता है, इसलिए राइट आंसर जो कि आपका टाइफस है यह नहीं होता, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो टाइफस जिसे टाइफस बुखार के रूप में भी जाना जाता है संक्रामक रोगों का एक समूह होता है जिसे महामारी टाइफस और मुराइन टाइफस शामिल होते हैं। सामान्य लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और एक घने दाने शामिल होते हैं। रोग विशिष्ट प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाले क्लेमाइडिया एक यौन संचारित होता है, यह एक टैक्सोमैक्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। गोनोरिया के बारे में यह एक यौन संक्रमित जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रमण और पुरुषों और महिलाओं दोनों को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी तब फैलता है जब वायरस को संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थ जैसे ऐसे शरीर के प्रवेश करते हैं तो वह जो संक्रमित नहीं होता है। तो उसके बाद यहाँ से जो आप कुछ एडिशनल जानकारी है आपको दे देना चाहते हैं कि कुछ आम यौन संचारित जो रोग होते हैं उसके नाम यहाँ से हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID जिसे जननांग मोसा और ह्यूमन पॉपुलो वायरस HPV, जननांग हर्पीज HIV और सिल्फिस यहाँ से इत्यादि हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में लक्ष्यों में शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो आपके तो दोस्तों इसके लक्ष्य में आपको पोलियो को 2005 तक उन्मूलन करना है, ये भी 100% सही है, ये भी लक्ष्य इंडिया प्राप्त कर चुका है। 2007 तक HIV की वृद्धि को शून्य पर लाना है, ये भी लक्ष्य इंडिया प्राप्त कर चुका है। 2010 तक MMR घटाकर 100 करना था, ये भी दोस्तों जो इंडिया है वो पूरा कर चुका है। इसलिए दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर है आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी इनमें से एकदम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देना चाहते हैं। पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यहाँ से 1983 में शुरू गई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद कुछ की पॉइंट जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि देश के नागरिकों के बीच सबसे अच्छे स्वीकार्य मानक को प्राप्त करना, प्राथमिक स्तर पर निवारक और प्रथम पंजीकरण
की पहल को प्राथमिकता देना, दवाओं के तर्क संगत उपयोग पर जोर देना। तो दोस्तों यहाँ से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी और प्लस क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस आपको करवा के दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक एमसीक्यू क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है आपके सामने यहाँ पर आ गया है। यहाँ से दोस्तों आपको जो पहला क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से आपको कौन सा जो पुरुष प्रजनन में प्रणाली यूज नहीं होती उसको आपको यहाँ से बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आप सभी लोगों को, तो दोस्तों यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 1 में आप सभी लोगों को यहाँ से गर्भाशय ग्रीवा दिख रहा होगा, यह दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि यह पुरुष के अंदर नहीं, यह महिला के अंदर पाया जाता है। बाकी तीनों जो यहाँ से ऑप्शन में दिख रहे होंगे सारे ही पुरुष जननांग के अंग हैं, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों कुछ जो आपके थ्योरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको यहाँ से देख लेते हैं, जो कि गर्भाशय ग्रीवा मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक घटक नहीं है। गर्भाशय गुहा में शुक्राणु को गमन को सुविधाजनक बनाता है। यह ग्रैव श्लेष्मा का उत्पादन करता है जो मासिक धर्म चक्र के दौरान निरंतर परिवर्तित होते रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पुरुष प्रजनन प्रणाली के बारे में भी कुछ यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह बता देते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली में विषण, अंडकोश, शुक्राणु नलिकाएं, लिंग ग्रंथियां और शिश्न शामिल होते हैं। ये सभी अंग शुक्राणु, पुरुष युग्मक और वीर्य के अन्य अवयवों के निर्माण के लिए एक साथ कार्य करते हैं। मूत्र मार्ग या एक नलिका जैसी संरचना होती है जो मूत्राशय के मूत्रद्वार को जोड़ती है। शुक्राणुपुटिका, जिसे वायुकोशीय या शुक्राणु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पुरुष श्रोणि में पाए जाने वाले ग्रंथियों का एक युग्म है जो वीर्य के कई घटक अवयवों को बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जिसे शुक्रवाहिका भी कहा जाता है, पुरुष प्रजनन प्रणाली में एक छोटी पेशीय नलिका है जो शुक्राणु को अधिवेशन में श्लेष्मीय वाहिनियों तक ले जाती है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कुछ इससे रिलेटेड आपको दे देना चाहते हैं। स्त्री प्रजनन प्रणाली, गर्भाशय एक नाशपाती के आकार का खोखला अंग है जो विकासशील भ्रूण के लिए एक ग्रह होता है। योनि यह एक नलिका को गर्भाशय ग्रीवा के शरीर के बाहरी हिस्सों से जोड़ती है। उसके बाद डिंब वाहिनियाँ नलियाँ संकीर्ण नलियाएँ होती हैं जो गर्भाशय के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती हैं। डिंब वाहिनी नलिका अंडाशय को गर्भाशय तक अंडाणुओं के परिवहन के माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो कुछ इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाले थे मैंने आप सभी लोगों को करवा दिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अवास्तविक प्रसव फॉल्स लेबर के विपरीत एक नर्स वास्तविक प्रसव ट्रू लेबर की पहचान कैसे करती है। तो दोस्तों जो इसकी पहचान है वह आप सभी लोगों का यहाँ से प्रभावी सर्वाइकल डायलेशन के द्वारा यहाँ से किया जाता है, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड है उसको बता देते हैं। यहाँ से जो आपके मल्टीपारे के मामले में यह 1.5 प्रति घंटा होता है। उसके बाद इसका जो अवास्तविक प्रसव होता है दोस्तों वह किस प्रकार से होता है और वास्तविक प्रसव किस प्रकार से होता है आपके सामने यहाँ से दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, नहीं वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। संकुचन अनियमित होते हैं जो कि एक अवास्तविक प्रसव होता है। चलने में संकुचन में राहत मिलती है। उसके बाद आमतौर पर मौजूद नहीं होता है। गर्भाशय ग्रीवा के कटाव विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद यही जो आपके वास्तविक प्रसव होते हैं इसमें पीठ के निचले हिस्से उदर में बेचैनी होती है। चलने में संकुचन और प्रबल और अधिक प्रभावी हो जाते हैं। संकुचन धीरे धीरे एक नियमित स्वरूप में विकसित होते रहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो आपका गर्भाशय ग्रीवा का प्रगतिशील क्षरण है वह विस्तार से होता रहता है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ से गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग होता है वह दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 9 सप्ताह के बाद जो आपका होता है उसे ही यहाँ से जो भ्रूण शब्द से डिनोट किया जाता है, इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण मानव गर्भधारण में होने वाले शिशु को गर्भधारण के 90वें सप्ताह तक या अंतिम मासिक धर्म LMP के 11वें सप्ताह तक भ्रूण नहीं माना जाता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको दोस्तों इसको याद रखना है। इससे भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। गर्भावस्था के 10वें सप्ताह के अंत में भ्रूणीय अवधि समाप्त होने के कारण भ्रूण को अब भ्रूण माना जाता है या एक भ्रूण। उसके बाद शिशु है जो गर्भावस्था के 11वें सप्ताह में शुरू होता है। भ्रूणीय अवधि शरीर की महत्वपूर्ण तंगों के गठन में संबंधित है। 9 सप्ताह के गर्भ में शिशु फल के आकार का होता है।
उसके 9 सप्ताह के भ्रूण का माप लगभग 9 इंच और उसका वजन लगभग 7 औंस होता है और इसकी वृद्धि धीरे धीरे गति प्राप्त करती है। तो दोस्तों यहाँ से आपके भ्रूण से रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से पूरी थ्योरी को क्लियर करके चलना है। चेहरे की विशेषता अधिक स्पष्ट होती है, बाह्य और मध्य कर्ण आकार लेते हैं, लेकिन शिशु लगभग 24 सप्ताह तक सुन नहीं सकते। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव गर्भावस्था की औसत अवधि क्या होती है? तो दोस्तों जो आपके मानव गर्भावस्था की औसत अवधि होती है दोस्तों, वह आपके 38 से 40 सप्ताह तक होती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% एग्जाम में परेशान करने वाला है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ जो की पॉइंट है आपके सामने यहाँ से मैं बता देना चाहता हूँ। एक महिला के आर्थिक मासिक धर्म के पहले दिन में एक मानव गर्भावस्था की औसत लंबाई 280 दिन या 40 सप्ताह तक होती है। एक बच्चे को पूर्ण अवधि माना जाता है यदि वह अनुमानित नियत तारीख से 37 और 42 सप्ताह के बीच पैदा होता है। गर्भावस्था लगभग 280 दिन या 40 सप्ताह तक चलती है। आपकी गर्भावस्था के 37 सप्ताह के पहले जन्म से या समय से पहले बच्चे का जन्म होता है। अत्यधिक समय पर पहले जन्म लेने वाले शिशु 23 से 28 सप्ताह के उम्र के बीच में पैदा हो जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए यहाँ से आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम समय समय पर देते रहते हैं। उसके बाद मनुष्य में गर्भधारण की अवधि लगभग 9 महीने या लगभग 280 दिनों की होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि घुमा कर आपसे पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आंसर नहीं दे पाते। तो आपको सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ से ध्यान में देख के चलना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सीजन युक्त रक्त नाभि शिरा से डॉस खाली स्थान के माध्यम से भ्रूण में परिसंचरण में प्रवेश करता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि नाभि शिरा से किस प्रकार से प्रवेश करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा शिरा वाहिनी, जिसे डैक्टस वेनेसस कहते हैं, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो इसका डिटेल है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि जो आपके नाभि रज्जु है वह किसे कहा जाता है। तो नाभि धमनी संख्या में 2 है और यह गैर ऑक्सीजन युक्त रक्त मल अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लेसेंटा में वापस करती है। नाभि शिरा एकल शिरा है जो भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त और पोषण तत्व देती है। 3 पट शिरा वाहिनी नाभि शिरा को रिक्त महाशिरा से जोड़ता है। धमनी वाहिनी मुख्य फुफ्फुसीय धमनी को महाधमनी से जोड़ता है। अंडाकार रंध्र दाएं और बाएं अलिंद के बीच एक संरचनात्मक छिद्र होता है। तो यहाँ से जो फुफ्फुस धमनी है वह किस प्रकार काम करती है, इसको भी यहाँ से आप देख लीजिए कि जिन शिशुओं में फुफ्फुसीय धमनी पूरी तरह से ठीक से नहीं बनती वह फुफ्फुसीय वर्ता का कारण बनते हैं, जो कि साइनोसिस और बच्चों में तेजी से श्वसन की विशेषता होती है। तो कुछ इस प्रकार से चित्र के माध्यम से भी यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है कि कुछ इस प्रकार से जो आपका डिनोट है वह किया जाता है, प्लेसेंटा जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन पुअर और ऑक्सीजन रिच है, यहाँ से आपको कुछ 2 रंगों में यहाँ से दिखाया गया है। तो अच्छे तरीके से आपको फिगर भी समझ लेना है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने और आप 100% यहाँ से जो आप सही क्वेश्चन करके आएँ। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव के लिए वास्तविक प्रसव पीड़ा की शुरुआत क्या इंगित करती है? तो दोस्तों यह आपका जो प्रसव का पहला चरण होता है या इसे इंगित करता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। कुछ इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर यहाँ से पहला हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या किस प्रकार से अधिक तरीके से आप समझ सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ से आपको अच्छे तरीके से इसको समझा देने वाला हूँ कि प्रसव किसे कहते हैं। इसे विकासशील ग्रीवा फैलाव और विलोपन के साथ नियमित गर्भाशय संकुचन की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रसव का पहला चरण क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि यह वास्तविक प्रसव पीड़ा की शुरुआत के साथ शुरू होता है और यह प्रसव के पहले चरण में 2 प्रवस्थाएं होती हैं, अप्रवस्था, उसके बाद सक्रिय व्यवस्था। उसके बाद जो प्रसव का दूसरा चरण होता है यह गर्भाशय गिरिया के पूर्ण फैलाव के साथ शुरू होता है और जन्मनाल से भ्रूण के निष्कासन के साथ समाप्त होता है। उसके बाद जो तीसरा चरण है उसको भी दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिए कि तीसरा चरण भ्रूण के निष्कासन के बाद शुरू होता है और अपरा प्लेसेंटा और झिल्ली के निष्कासन के साथ समाप्त होता है। तीसरा चरण 30 मिनट से अधिक समय तक चलता है और इसे असामान्य माना जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो इसके तीनों चरण है इसको आपको यहाँ से चित्र के माध्यम से भी दिखा दे रहे हैं, जिससे आपका जो कोई भी डाउट यहाँ पर न रहे, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में आसानी हो। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में
गलत ना होने पाए। तो यहाँ से यह हमारा पहला स्टेज हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है वह आपके वर्जाइना यूट्रस। उसके बाद यहाँ से जो आपका इफेक्टिव कर्विक्स होता है किस प्रकार से होता है यह आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। उसके बाद जो तीसरा स्टेज होता है वह किस प्रकार से यहाँ से सर्विक्स और प्लेसेंटा के बीच में होता है। यह सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अच्छे तरीके से चित्र को आपको देख लेना है जिससे क्वेश्चन में आप करने में आसानी हो। गर्भावस्था के दौरान लगभग कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जो आपको आयरन की आवश्यकता होती है वह कम से कम 1000 मिलीग्राम आपको जो आवश्यकता होती है आपके शरीर में इतना जो आपका होना चाहिए, क्योंकि इतना आपके आयरन होना चाहिए जिससे आपका बच्चा है जो स्वस्थ रह सके। इसलिए गर्भावस्था के दौरान आपको 1000 मिलीग्राम कम से कम होना चाहिए। इसके लिए यहाँ से गर्भावस्था वह अवधि का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसमें एक महिला के गर्भ या गर्भाशय के अंदर भ्रूण विकसित होता है। गर्भावस्था आमतौर पर 40 सप्ताह या 9 महीने तक चलती है। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद कुछ यहाँ से जो आपको वैल्यू दी गई है ये भी आपको याद रखने ला है। एक एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ से दिखा दे रहा हूँ कि जो बेसल आयरन होता है वह 280 मिलीग्राम होता है। लाल कोशिका द्रव्यमान का जो विस्तार होता है वह 570 मिलीग्राम होता है। भ्रूण स्थानांतरण 200 से 350 मिलीग्राम होता है। उसके बाद प्रसव के समय रक्त हानि जो आपका होता है 100 से 250 ग्राम जो आपका यहाँ से मिलीग्राम ब्लड होता है उसका लॉस होता है। इसलिए यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से पूछा जाने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से याद कर लेना है, क्योंकि इसके लिए 500 मिलीग्राम के अतिरिक्त पूरक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कुल आयरन अनुपूरक 1000 मिलीग्राम होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें यहाँ से बता दिए हैं पूरा संक्षेप में कि कैसे कैसे कितना हर चीज़ की आवश्यकता होती है। इसलिए सारी चीज़ों को आपको याद रख लेना है। इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से PDF के माध्यम से आप पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन इस पहले आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा याद होता है, हालांकि PDF पढ़ने से उतना याद नहीं होता। उसके बाद दो भ्रूण का प्रथम चरण, वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो वह आपका गर्भ होता है वह उस गर्भ की श्रेणी में आता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका जो गर्भ है एकदम करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसी चरण में जो आप भ्रूण के सभी अंगों की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो आपके चरण है किस प्रकार से किसको क्या कहा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से जो आपका युग्मजन है उसे किसे कहते हैं? निषेचन के समय एक द्वितीय खंडाणु के कोशक के साथ शुक्राणु के केंद्रक के संलग्न से उत्पन्न एकल कोशिका युग्मज आमतौर पर डिंब वाहिनियों में बनता है। तो कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें देख लीजिए। भ्रूण किसे कहते हैं, गर्भ किसे कहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गर्भ 19वें सप्ताह में जन्म तक निषेचन के 38 सप्ताह बाद सभी विकासात्मक चरणों को संदर्भित करता है। गर्भ की अवधि के दौरान समग्र विकास और संरचनात्मक विस्तार की दर नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। और नवजात किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नवजात किसे कहते हैं। तो यहाँ से जो 0 से 28 दिनों के बच्चों को यहाँ से नवजात कहा जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके इसमें से बनने वाले हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाना है। पहली तिमाही में बिना गर्भाशय दर्द संकुचन और बिना गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के रक्तस्राव क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यह आपका जो संभावित गर्भपात है उसको दर्शाता है। इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका संभावित गर्भपात है वह एक नैदानिक इकाई है जहाँ गर्भपात की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन उस अवस्था में आगे नहीं बढ़ती जहाँ से वह पुनः असंभव है। इसलिए संकेत और लक्षण इसके क्या होते हैं इसको भी देख लीजिए कि गर्भावस्था के पहले 20 सप्ताहों के दौरान योनि से रक्तस्राव होता है, पेट में ऐंठन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, योनि में थक्के जैसी सामग्री के साथ ऊतक, उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव न होना। तो कुछ जो इसके कारण है इसको आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से जो आपका अपरिहार्य गर्भपात है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए यह गर्भपात एवं नैदानिक प्रकार के जहां परिवर्तन एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां से गर्भावस्था को जारी। पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोगों को करवा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाता है वह नवजात संपीड़न संवातन अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो इसका अनुपात होता है दोस्तों वह आपका 1:3 के अनुपात में होता है। इसलिए राइट आंसर है, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड जो आपको यहाँ से थ्योरी है उसको समझा देते हैं कि नवजात शिशुओं में
संवातन के साथ छाती का संपीड़न एक 3:1 के अनुपात में होता है और यह दर 120 संपीड़न प्रति मिनट होनी चाहिए ताकि प्रति मिनट लगभग 90 संपीड़न और 30 श्वास प्राप्त हो सके। तो कुछ इस प्रकार से जो यहाँ से थ्योरी है इसको आपको क्लियर कर लेना है। यहाँ से चित्र के माध्यम से भी आपको मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान देकर देख लेना है। एक बच्चा कॉपी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को बताना है जो बच्चे होते हैं उनमें विकास कितने टाइम पर हो जाता है कि वह आपको कॉपी कर सके। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 3 वर्ष होगा। यदि 3 वर्ष का बच्चा है तो आपके हाव भाव हर चीज को वो कॉपी कर सकता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से 3 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से आपको जो व्याख्या के तौर पर दिख रही होगी क्षैतिज एवं लंबवत जो आपकी रेखाएं हैं वह 2 वर्ष में आनी शुरू हो जाती है और जो सर्कल है वह 3 साल में बनना शुरू हो जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका वही हो जाएगा। अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आपको कुछ चित्र के माध्यम से भी यहाँ से बताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिलीवरी की अनुमानित तिथि का उपयोग करके गणना की जाती है। तो दोस्तों यह जो गणना है वह आपके नेगेले का नियम के आधार पर की जाती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या है सारी चीजें यहाँ से देख लेना है कि प्रसव की अनुमानित तिथि जिसे प्रसूति की अपेक्षित तिथि के रूप में भी जाना जाता है और अनुमानित नियत तिथि या केवल नियत तिथि एक गर्भवती महिला के लिए अनुमानित प्रसव तिथि का वर्णन करने वाला शब्द है। सामान्य गर्भधारण 37 से 42 सप्ताह के बीच में होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो आपका यहाँ से नगेले का नियम है यह क्या कहता है इसको भी आपको देख लेना है कि नगेले के शासन का नाम जर्मन प्रसूति विशेषज्ञ फ्रांस कार्ल नगेले के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने यह नियम तैयार किया है। बच्चे के जन्म के 280 दिनों की गर्भकालीन आयु मानकर गर्भावस्था के लिए नियत तारीख की गणना करने का एक मानक तरीका ही आपका यहाँ से जो नगेले का नियम कहलाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा गया है और हर बार एग्जाम में आता है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो इसके सूत्र हैं आपको यहाँ से देख लेना है, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। पिछले मासिक धर्म की तारीख प्लस 7 दिन प्लस 9 दिन कैलेंडर महीने बराबर डिलीवरी की अनुमानित तिथि की गणना इसी कैलेंडर के आधार पर आपके की जाती है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। जन्म वजन कब चौगुना हो जाता है? तो दोस्तों जो आपका जन्म वजन होता है वह आपके 2 वर्ष के बाद चौगुना हो जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो 2 से हाफ वर्ष की आयु जन्म के समय वजन के आधार पर तथा शिशु का जन्म समय के वजन का चौगुना हो जाता है। एक नवजात शिशु का सामान्य वजन 2.5 से 3.5 केजी के बीच होता है। यदि शिशु का वजन 3.5 केजी से थोड़ा ज्यादा है तो उसे सामान्य माना जाता है। यदि शिशु का वजन 2.5 केजी से कम है तो उसे जन्म के समय कम वजन कहा जाता है। तो कुछ यहाँ से जो इंफॉर्मेशन थी आप लोग देख लीजिए कि 12 महीने की आयु तक शिशु का जन्म वजन 3 गुना हो जाता है। ऊंचाई 3 से 4 वर्ष के बीच दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नतम जन्म भार का आशय क्या होता है? तो दोस्तों जो वह भार होता है वह आपके 2.5 केजी से कम की श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जन्म के समय सबसे कम वजन किसका होता है? तो यहाँ से जो आपके 350 ग्राम के यहाँ पर होता है तो इसे मोटा ग्रेड का नाम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से यदि 350 ग्राम से 2500 ग्राम के बीच में होता है तो सामान्य जन्म के वजन के बच्चे होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लेना है। क्योंकि एक एक थ्योरी और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपके थ्योरी में से क्वेश्चन बनाकर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे तरीके से देख कर चलना है। बच्चों के शारीरिक मूल्यांकन के दौरान खोपड़ी की विषमता इंगित करती है। तो दोस्तों यह आपका क्रैनियोसिनिस्टस कहा जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको जो इसकी संकल्पना है वह आपको देखने को मिल रही होगी कि बच्चों के शारीरिक मूल्यांकन के दौरान खोपड़ी की विषमता क्रैनियोसिनिस्टस को इंगित करती है। स्थितीय
प्लेगियोसेफली के रूप में जाना जाता है। बच्चे की खोपड़ी लचीली होती है। सिर को एक स्थिति में रखने पर सिर का आकार असमान हो जाता है। सिर का पिछला भाग एक दूसरे की तुलना में अधिक चपटा हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो आपके टांके इसके लंबवत होने के बजाय सिर के असामान्य आकार का कारण बनते हैं। तो जो इसके महत्वपूर्ण बंधे हुए वो भी आप सभी लोग देख लीजिए। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो मस्तिष्क के भीतर मस्तिष्क मेरु, जिसे सीएफ कहा जाता है, जिसका संचरण हाइड्रोसेल्फस होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हथेली का स्पर्श किस उम्र में होता है? जब एक बच्चा उंगलियां पकड़ता है। तो दोस्तों यह आपका जो स्पर्श होता है 3 महीने की आयु से यह विकसित हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि 4 नंबर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यह लगभग 3 महीने की वर्ष में गायब हो जाता है, अर्थात शिशु के हाथ की हथेली का स्पर्श और आकुंचन होता है। परिग्रहण यह लगभग 5 से 6 महीने की उम्र में होता है। इसका अर्थ है उंगलियों और विरोधी अंगूठे के बीच वस्तुओं को पकड़ना, जैसे पीने का प्याला पकड़ ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए। यहाँ से आपको जो पलक झपकने की प्रक्रिया है वह हवा के खिंचाव की प्रक्रिया में शिशु अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद परिग्रहण अपनी हथौड़ी को दबाए रखना, उसके वस्तु की प्रक्रिया में शिशु वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। तो कुछ इस प्रकार से जो बच्चों की क्रियाकलाप है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं, इसलिए सारी चीजें को आपको ध्यान में रखना है। बच्चों में रेक्टल रूट में तापमान लेते समय थर्मामीटर लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस समय आपको 1 इंच का जो आपका थर्मामीटर है उसको बच्चों के सामने लगाना चाहिए, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका 1 इंच एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से अब आपने घुटनों में बल झुककर बच्चे को पीठ पर लिटाएं, थर्मामीटर को उंगलियों से पकड़ते हुए लगभग 2.5 सेंटीमीटर से धीरे से डालें। कम से कम 2 मिनट के बाद थर्मामीटर हटा लें और तापमान देखें। तो इस प्रकार से जो आपका 1 इंच का थर्मामीटर है वह लगाया जाता है। यहाँ से आप सभी लोगों को कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि सामान्य शरीर का तापमान आप सभी लोगों को यहाँ से पता होगा कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि मुंह से आपको जाना पता कर लिया जाता है। उसके बाद मध्य कर्ण का जो तापमान होता है वह कुछ इस प्रकार से आपका 99.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद यहाँ से जो आप काक संबंधी, जिसे आप कखली के स्थान पर नापते हैं, यह आपका 97.6 फ़ारेनहाइट, जो कि एक्सिला बगल में होता है, इसलिए इसको भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। मुंह, मलाशय और कान की झिल्लियां आमतौर पर मुख्य तापमान को काफी करीब से दर्शाती है। कार्डियल महत्वपूर्ण संकेत तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप और ऑक्सीजन संतुति है। यह एक छवा महत्वपूर्ण संकेत दर्द होता है। यहाँ से आपको जो वयस्कों में पता होगा कि 98.6 फ़ारेनहाइट की जो यहाँ से 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका सामान्य एक्सेलरी होता है यह भी आपका 99.7 फ़ारेनहाइट के करीब होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो इसका फार्मूला है यह भी आपको ध्यान में रखना है, जिसके मदद से आप कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप 100% फार्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। तो कुछ यहाँ से जो आपके दिए गए हैं तापमान में भिन्नता के प्रकार यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि माइल्ड पायरेक्सिया 99 से 100 फ़ारेनहाइट होता है। गंभीर पायरेक्सिया 103 से 105 फ़ारेनहाइट होता है। और जो हाइपर पायरेक्सिया होता है वह 105 के ऊपर होता है। नवजात शिशु का रक्तस्रावी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों यह रोग जो आपका विटामिन के की कमी से होता है, इसलिए दोस्तों आपको विटामिन के का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपके मात्रा में पोषण को बनाए रखता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 3 विटामिन के एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि इन विटामिनों के अभाव से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे रक्तस्रावी डिस्क रोग जन्म के कुछ समय के भीतर ही एक नवजात में होने वाली रक्तस्राव की समस्याओं से होता है, या रक्त खराब स्कंदन को रक्तस्रावी रोग होता है। विटामिन के स्कंदन के लिए एक आवश्यक कारक है और बच्चों में इसकी कमी से रक्तस्रावी जो रोग होता है वह हो जाता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन डी जो के की कमी से कौन सा रोग यहाँ से होता है, तो यहाँ से जो आपका रक्तस्रावी रोग एकदम करेक्ट यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से विटामिन के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कि विटामिन डी विलंबित प्रेरक विकास और अस्वस्थ हड्डियों और विटामिन डी की कमी का परिणाम हो सकती है। विटामिन ए में अंधापन होता है। विटामिन सी से जो मसूड़े का खून, जिसे स्कर्वी कहा जाता है, कुछ ऐसी जो बीमारियां हैं आपके विटामिन के कमी से होती हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों पैराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले सूचर को कहते हैं।
तो दोस्तों इसे यहाँ से सैजाइटल सूचर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट, एकदम आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से नवजात शिशु में सूचर और संरचनात्मक रेखाएं, जहाँ खोपड़ी की हड्डी की प्लेटें एक साथ जुड़ी रहती है, आसानी से महसूस की जा सकती है। यहाँ से अभी आपको मिल रहा होगा कि गठिया किसकी बीमारी होती है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका जोड़ होता है, जो कि आपके गांठों के बीच में जोड़ होता है, तो किस इस प्रकार से जो आपकी गांठ की हड्डी होती है, यहाँ पर जो जोड़ होता है, इसी पे पटल में आपके जो यहाँ से गठिए का मर्ज पकड़ता है। इसलिए दोस्तों यहाँ से जो आपका दर्द है वह जोड़ों का दर्द है, इसलिए राइट आंसर आपका जोड़ एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों गठिया जोड़ों की बीमारी है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बता देना चाहते हैं कि गठिए के मुख्य लक्षण हमारे जोड़ों की सूजन और संवेदनशीलता होती है। गठिए के अन्य लक्षण जोड़ों में दर्द और कठोरता होती है, जो आमतौर पर उम्र के साथ खराब हो जाते हैं। गठिया तब होता है जब आपके शरीर के प्रतिरक्षक प्रणाली शरीर के ऊतकों पर हमला करती है। गठिया तो सामान्य रूप से 2 प्रकार के होता है। तो दोस्तों आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गठिए की बीमारी होती है वह किस 2 प्रकार की होती है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि संधिशोथ और दूसरा रूमेटाइड गठिया। यहाँ से हमारे शरीर में 2 प्रकार की गठिए के मरीज होते हैं, तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद त्वचा से रिलेटेड जो आपके रोग होते हैं उसको आपको यहाँ से देख लेना है, जो कि आमतौर पर आपके मुहासे, खुजली, सोराइसिस, आपके ये त्वचा से रिलेटेड जो रोग होते हैं। उसके बाद वृक्क की बीमारी, आमतौर पर सबसे ज्यादा किडनी रोग होता है, इसलिए यहाँ से आप सभी लोगों को इसको भी देख लेना है, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, यह आपके वृक्क के जो बीमारी होती है उसको होता है। उसके बाद यकृत से बीमारी जो आपकी होती है, यकृत संक्रमण में सबसे आम प्रकार का है, जिसमें हेपेटाइटिस वायरस शामिल होता है। तो कुछ इस प्रकार से यकृत की बीमारी में आपके 3 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी 3 प्रकार के होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेत्र श्लेष्म शोथ मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित एक संक्रमण है। तो दोस्तों यह जो आपका संक्रमण है यह आंख में होता है, इसलिए यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंख, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप सही लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देखने को मिल रहा होगा कि नेत्र श्लेष्मा एक पतली पारदर्शी श्लेष्म झिल्ली होती है। यह पलकों की आंतरिक सतह को रेखाबद्ध करती है और श्वेत पटल आंख का सफेद भाग को ढक लेती है और आंखों को नम करने में मदद करती है और प्रतिजैविक होती है जो संक्रमण को कम करती है। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नेत्र श्लेष्म क्लोशोध का अर्थ नेत्र श्लेष्मा का सूजन भी यहाँ से होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका यह हो जाएगा। कुछ एडिशनल जानकारी आप सभी लोगों को यहाँ से दे देते हैं कि यहाँ से जो आपका यह होता है, यह कुछ कारण इसके क्या होते हैं। तो यहाँ से इसका कारण है आपका वायरस और बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण का सबसे सामान्य कारण रासायनिक शोभक के कारण और पारस्परिक नेत्र उपचार एवं एलर्जी के कारण ऐसा आप सभी लोगों का होता है। तो इसका जो प्रभाव होता है वह बहुत गहरा होता है, जो कि आंख लाल और तकलीफ देह होती है, पलकें आपस में चिपक जाती है, दृष्टि आमतौर पर प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ से आपको जो इसके प्रभाव है वो भी देखने को मिल गया होगा, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन 100% क्लियर करके चल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उन 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए जो प्यूसिका से इसके हार्मोन्स के माध्यम से आदेश प्राप्त करने पर उसके हार्मोन का स्राव करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आउटू और वृषण, एकदम करेक्ट यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ से आप सभी लोगों को दिख जाएगा कि पीयूष ग्रंथि का शरीर की मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है, इसलिए इसे कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है, जिसे आप यहाँ से सेला टर्टिका भी कहाँ से कह सकते हैं। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपको एकदम 100% इसको भी देखकर चलना है, जो कि यहाँ से आपके थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स से संबंध रहता है, इसलिए इसको भी यहाँ से आपको देख लेना है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियां ओटू और विषण है जो प्यूसिका से इसके हार्मोन के माध्यम से आदेश प्राप्त करने पर अपने हार्मोन का स्राव करती हैं। तो कुछ इस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको यहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से और चित्र के माध्यम से भी यहाँ से कंफर्म हो रहेंगे कि यहाँ से आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाती है, इसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ से जो आपका अगला फैक्ट हो जाता है जिसे एडर्नल ग्लैंड कहा जाता है, यहाँ से आपके चित्र के माध्यम से पूरा क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों इसको मेजर जो आपके ग्लैंड्स हैं उसको यहाँ से देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर जो बीमारी है वह चित्र के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ की स्वच्छता का अधिकतम समय कितना होना चाहिए।
तो दोस्तों हाथ की स्वच्छता का जो अधिकतम समय होना चाहिए वह 20 से 30 सेकंड के मध्य हमें जो अपने हाथों को यहाँ से आसानी तरीके से धोना चाहिए। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से जो 20 से 30 सेकंड का समय हमें अपने हाथों को धोने के लिए देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार हाथों को धोने से कम 20 से 30 सेकंड का जो समय है हमें लेना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार एग्जाम में पूछा गया है। और हाथ धोने के प्रकार जो आपके सोशल हैंड वॉशिंग है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एसटीएस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे आया था। तो इसको यहाँ से आप देख लीजिए कि इसके 20 से 30 सेकंड तक इसकी अवधि होती है। उसके बाद एंटीसेप्टिक जो हैंड वॉशिंग, जिसे दोस्तों आप आज के समय में आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ से उपयोग किया जा रहा है, तो इसको भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यहाँ से दिख रहा होगा कि कुछ इस प्रकार से अस्थमा एक चिरकालिक विकार है जिसके कारण दोस्तों यहाँ से जो वायु मार्ग में सूजन आ जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इस दमा फेफड़ों के लिए वायु मार्ग की एक सूजन संबंधी बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करती है और मनुष्य में कुछ शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसके जो की पॉइंट है आप सभी लोग एक बार देख लीजिए कि इस बीमारी में बलगम के अत्यधिक उत्पादन के कारण फेफड़ों के वायु मार्ग बहुत संकीर्ण हो जाते हैं। दमा के सबसे आम लक्षणों में घबराहट, सीने में जकड़न, थकान, खांसी, सांस में तकलीफ शामिल होते हैं और यह एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि घुमा फिरा कर इसी थ्योरी से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों निमोनिया क्या होता है? निमोनिया के एक संक्रमण है जिसके हवा की सूजन या दोनों फेफड़ों में होती है। यह बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित विभिन्न प्रकार के जीवों के कारण होता है। और क्षय रोग, जिसे टीबी कहा जाता है, इससे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि टीबी किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग देख लीजिए कि यह एक संक्रामक बीमारी है जो हमारे फेफड़ों पर हमला करता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। तो आपसे एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पहले से तैयारी करके एक एक क्वेश्चन को क्लियर करके एग्जाम में जाना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो कोमा स्केल के न्यूनतम और अधिकतम अंक क्या है? तो दोस्तों जो इसका न्यूनतम अंक होता है दोस्तों वह आपका 3 होता है और जो अधिकतम अंक होता है वह 15 होता है। इसलिए दोस्तों आपको राइट आंसर ऑप्शन में दिख रहा होगा कि एकदम ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ग्लासगोमा कोमा स्केल एक स्कोरिंग प्रणाली है जिसका अधिकतम मस्तिष्क की चोट करने वाले व्यक्ति को चेतना के स्तर पर वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तीव्र मस्तिष्क की चोट के स्तर को देखने के लिए किया जाता है। यह आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि यह आपके जो मस्तिष्क के रिगार्डिंग इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है। इसलिए राइट आंसर में आपको इसको देख कर जाना है। और ग्लास गो कोमा स्केल के अवयव क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों यहाँ से जो इसके अवयव होते हैं वह आँख का खुलना, प्रेरक अनुक्रिया और मौखिक जो अनुक्रिया होती हैं या आपके इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल का दौरा का कारण हो सकता है? तो दोस्तों यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि हो जाती है, ये भी आपका एक कारण हो सकता है। जब रक्त का थक्का धमनियों में प्रवेश करता है, ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो जब आप पर्याप्त रक्त दिल तक पहुंचता है तब भी इसका जो कारण है वह हो जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चारों क्वेश्चन आपके एकदम करेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ से दिल के दौरे का प्राथमिक उपचार किस प्रकार से किया जाता है, इसको भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए यहाँ से आपको धमनियों में होने वाले रक्त के थक्के, शरीर के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को वृद्धि जब अपर्याप्त रक्त दिल तक पहुँचता है, दिल का दौरा पड़ने के लिए अन्य कारण हाइपोथर्मिया, डूबना और सदमा आदि प्रकार के यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप देख लीजिए कि एक हृदय एक पेशी अंग होता है जो रक्त को संचार प्रणाली के माध्यम से स्पंदित करता है। दिल के विस्तार और संकुचन द्वारा स्पंदन किया जाता है हृदय का। इसके कार्य को प्रभावित करने वाली कोई भी स्थिति हृदय रोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। चिकित्सालय या वैज्ञानिक रूप से हृदय रोग को हृदय वाहिका रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों के सामने यहाँ से है, रक्त आदान के लिए चयनित हुई गेज कौन सी होती है? तो दोस्तों यह जो आपके 18G की गेज की सुई होती है इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर 2 18G एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह आदर्श रूप से 18 गेज सुई का प्रयोग यहाँ से किया जाता है, जो कि रक्त आधान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका जो रंग होता है वह हरा होता है और प्रवाह की जो दर होती है दोस्तों वह आपके 90 मिलीलीटर प्रति मिनट के आधार पर यहाँ से होती है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा
एंजाइना पेक्टोरिस के प्रबंधन के लिए सूक्ष्म रूप से दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण दवा है। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 में नाइट्रोग्लिसरीन नाम की जो दवा होती है, इसको 100% यहाँ से उपयोग में लिया जाता है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो अवधारणा है एक बार आप देख लीजिए कि यह एक हृदय पेशियों में रक्त में प्रवाह में कमी के कारण ऐसा होता है। यह रोग गलन सहित हृदय पेशी स्थानिका अवरक्तता हो जाता है, और यह दो प्रकार से होता है, जो कि एक स्थिर कारण होता है और एक अस्थिर कारण होता है। इसलिए आपको दोनों को यहाँ से देख लेना है। हृदय स्थूल का उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसको उपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो यह आराम या नाइट्रोग्लिसरीन को तुरंत राहत देता है, और एंटीप्लेटलेट्स, बाइट्रेट, बीटा अवरोधक, और यहाँ से जो आपके कैल्शियम चैनल अवरोधक, स्टेटिन्स और कैनोरनी एप्चियोप्लाइडी, यहाँ से आपका राइट आंसर एकदम करेक्ट माध्यम से यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, वर्मर सिंड्रोम को मापा जाता है। तो दोस्तों जो आपका वर्मर सिंड्रोम होता है, इसे मेन 01 भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसलिए यह एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इसको भी एकदम पर 100% ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाने वाले थे, मैंने आपको थ्योरी के माध्यम से और क्वेश्चन के माध्यम से कन्फर्म करके बताया। यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसे वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, उसको जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।